मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14-15, शायद 14 नंबर लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों को ऑर्गेनिक में IUPAC स्टार्ट करना था। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको नेमिंग के बारे में बताया था कि कॉमन नेम्स कैसे लिखे जाते थे फ्रॉम द सोर्स ऑफ कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर के, उसके डिस्कवरर के बेसिस पर, और कहा था बेटा कि हम लोग सिस्टमेटिक या IUPAC नेम सीखेंगे। सबसे पहली बात तो याद रखिए, IUPAC जिन्हें सिस्टमेटिक नेम्स भी कहा जाता है, इन्हें लिखते समय हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, सबसे पहले हमें ये सीखना है। इन रूल्स को आप हमेशा फॉलो करेंगे, ऐसा ही नियम है। कहते सर रूल्स फॉलो क्यों किए जाते हैं? देखिए क्या होता है, जो सिस्टमेटिक नेम होते हैं उनमें ढेर सारे ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अपने मिलने वाले थे R.K. मिश्रा जी। R.K. मिश्रा सलमान खान के एक बड़े जबरदस्त फैन थे। इनके बेटा हुआ। जब इनके बेटा हुआ तो इन्होंने सोचा क्या नाम रखा जाए, तो उन्होंने बेटे का नाम रख दिया सलमान। अब सलमान तो नाम रख दिया उन्होंने बेटे का, लेकिन उसके आगे क्या लगाए, क्योंकि नाम तो सलमान खान है। अब वो सलमान खान तो नहीं लगा सकते थे, ये पक्का था। तो अब क्या किया जाए भाई? अब आप खुद सोचिए, क्या गलती से R.K. मिश्रा के बेटे का नाम सलमान खान हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि रिलीजियस ही बदल गया पूरा का पूरा। तो खान लगाने की परमिशन उन्हें नहीं थी। क्यों? ऐसा नियम है, उनके पूर्वजों ने बनाया होगा कि बेटे का नाम कुछ भी रखो पर उसका सरनेम क्या होना चाहिए? मिश्रा होना चाहिए। कहते मिश्रा ही क्यों होना चाहिए? कुछ और रख देते, पांडे रख देते, दुबे रख देते, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, कुछ भी रख देते। मिश्रा ही क्यों? क्योंकि उनके फादर का सरनेम मिश्रा है। फादर का सरनेम मिश्रा क्यों है? क्योंकि ग्रैंडफादर का सरनेम मिश्रा है। उनका मिश्रा क्यों है? उनके पीछे की जनरेशन का मिश्रा रहा होगा। तो ये जो मिश्रा है, ये क्या है? ट्रेडिशन। यही रूल है कि यदि फादर का कोई नाम है तो जो बेटे का सरनेम होता है वो फादर के सरनेम को हमेशा क्या करता है? इस्तेमाल करता है। ऐसा नियम है, रूल है, कायदा है, तो ये हमें मानना पड़ता है। बेटा क्या बात समझ में आई है? बिल्कुल इसी तरह से नाम लिखते समय IUPAC के कुछ अपने रूल्स होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। उसमें हम क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे। अब याद करिए, जब नामकरण होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, तो कैसे होता है? एक पंडित जी बुलाए जाते हैं। हिंदुओं में मोमडन्स में मौलाना बुलाए जाते होंगे भाई। तो हिंदुओं में जब वो पंडित जी आते हैं तो पंडित जी कथा था बाजते हैं, फिर वो आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करके वो प्लेनेट्स का मूवमेंट, उनकी पोजीशन देखते हैं, ग्रहों की गति कि 9 के 9 ग्रह कहाँ पर मौजूद है, उनकी पोजीशन क्या है। देखो नासा के साइंटिस्ट तमाम चीज़ें लगा के ढूंढते रहते हैं, पोजीशन ऑन प्लेनेट्स वो ढंग से नहीं बता पाते। पर हिंदुस्तान के पंडित जी को देखो, आंखें बंद करते हैं, चुटिया 2 बार घुमाते इसलिए ताकि सिग्नल मिल जाए ऊपर से। तो जैसे सिग्नल मिलते हैं पंडित जी तुरंत बता देते, लड़के का जो मंगल है वो केतु में है और राहु जो है इसमें, सब बता देते हैं। उसका शनि भारी है कि मंगल हल्का है। हिंदुस्तान के पंडित को बड़ा ज्ञान होता है। उसके बाद वो सोचेगा थोड़ी देर, फिर कहेगा लड़के का जो नाम है इसका पहला लेटर जो होना चाहिए वो R होना चाहिए। लीजिए भैया R हो गया। अब बाकी सब लोग अपना नेटवर्क पे नाम ढूंढ लेते हैं। बच्चे का नाम R से रखना था, किसी ने बोला राम शरण रख दो, किसी ने कहा रामचरण रख दो, किसी ने कहा ऋतिक रख दो, किसी ने कहा कुछ रख दो। जो माँ बाप को पसंद आ गया या गूगल से ढूंढ लिया, वो उन्होंने R से लड़के का नाम रख दिया। नाम रखने के बाद गेस्ट वेस्ट इन्वाइट किए जाते हैं भैया नामकरण में। उन गेस्टों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। लोग बढ़िया जिसको जो पसंद है, कोई चाउमीन खाता है, कोई पानी का बतासा खाता है, कोई पानी टिकिया खाता है, जिसको जो पसंद होता है वो खाते पीते हैं। बिल्कुल ऐसी नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहले कुछ मेहमान बुलाए जाते हैं बेटा। सबसे पहले मेहमान बुलाए जाने के बाद हम नाम रखते हैं। जब नाम रख जाता है ताली आली बजा के मेहमान लोग अपना बढ़िया खाना ना खाते हैं जो उन्हें मिलता है। अब कैसे खाना खाते हैं, कैसे मेहमान बुलाए जाते हैं, सिखाऊंगा आपको आगे। लेकिन आइए सबसे पहले मैं मिलना चाहूंगा कि वो रूल्स क्या है, वो रेगुलेशंस क्या है जिनसे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो इनिशियल तौर पे, प्राइमरी तौर पे हमारे पास केवल 3 रूल्स होते हैं किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए। या ये कहें कि यदि आपको IUPAC नाम लिखना है तो 3 प्राइमरी काम आपको करने होते हैं। बस ये 3 काम सीख लीजिए। इनके अंदर छोटे छोटे काम आएंगे, वो हम पढ़ते जाएंगे। ये 3 काम कौन कौन से? सबसे पहला काम जिसे कहते हैं सिलेक्शन।
ऑफ पेरेंट चेन, सबसे पहला काम। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ये सबसे पहला काम होता है। पेरेंट चेन क्या होती है, कैसे सिलेक्ट की जाती है, अभी सीखता हूं। दूसरे नंबर पर आ जाइए। द सेकंड वर्क इज, जो पेरेंट चेन सिलेक्ट की है उसकी नंबरिंग करनी पड़ती है। इट इज कॉल्ड नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब इसी पेरेंट चेन पे नंबरिंग कैसे की जाती है, दूसरे नंबर पर हम इस बात को सीखते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाइए। जब नंबरिंग हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको लिखना होती है क्या, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जैसे ही नाम लिखना शुरू करते हैं, अपने जो भी मेहमान आते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, खाना पीना करते हैं, बढ़िया। तो आपको केवल यही 3 काम करने हैं नेमिंग्स, IUPAC नेमिंग्स। पहला काम आपका होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा काम होगा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, तीसरा काम होगा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनके अंदर छोटी छोटी चीजें आएंगी जो हमें सीखनी है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो पेरेंट चेन के सिलेक्शन में यूज होती हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो नंबरिंग में यूज होती हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो नाम लिखते समय हम ध्यान रखते हैं या नेमिंग्स में इस्तेमाल की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं IUPAC नेमिंग या सिस्टमेटिक नेमिंग्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक एक हेडिंग के साथ। तो रूल में सबसे पहला वर्क, सबसे पहला जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये, जिसे आपने नाम दिया है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। हमेशा किसी कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन केवल एक होती है, इसे हम शॉर्ट में PC लिखा करेंगे। ये केवल एक होती है किसी भी कंपाउंड में जो आपको चूज करनी होती है, एक चेन। कहते हैं व्हाट इज पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन है क्या, सिलेक्शन तो करेंगे पर ये पेरेंट चेन है क्या। तो इस पेरेंट चेन के लिए सुनिए, कहते हैं इट इज जहां तक संभव हो सके, पॉसिबल, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। जहां तक संभव हो, जरूरी नहीं है सबसे लंबी, जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें कंडीशन है विच मस्ट बी, जो कैसी होनी चाहिए, पहली शर्त कंटीन्यूअस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कंटीन्यूअस, विच मस्ट बी कंटीन्यूअस एंड must have या must contains all principal या main functional groups present in the compound। लीजिए, कहते हैं जहां तक संभव हो सके सबसे लंबी चेन कार्बन एटम्स की होनी चाहिए, पहली शर्त। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये कहीं पर ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए कार्बन कार्बन कार्बन। और दूसरा, जो भी आपके कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो इस पेरेंट चेन में इंक्लूड होना चाहिए, इस पेरेंट चेन के अंदर इस फंक्शनल ग्रुप को आना चाहिए इन शर्तों के साथ। जैसे लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेना चाहता हूं बेटा, तो आइए देखते हैं थोड़े से एग्जांपल। जैसे उसने आपको एक कंपाउंड दिया है, बिल्कुल आसान सा कंपाउंड है, कहते हैं बताइए पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ये आपका कंपाउंड है, इसमें आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। तो चलिए भाई सिलेक्ट करते हैं। पहला नियम, पेरेंट चेन जब भी सिलेक्ट करिए तो अपनी चेन को किसी एंड से लीजिए, इधर से इधर से इधर, कहीं से भी, किसी कॉर्नर यानी एंड से, मैंने यहां से शुरू, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। CH3 हमेशा क्या होता है, टर्मिनल, तो यहाँ पे चेन हो गई खत्म। क्या सहमत है? लीजिए भाई, ये आपकी हो गई कौन सी चेन, पेरेंट चेन। कितने कार्बन्स आपके हैं जो पेरेंट चेन में आए हैं, 4 कार्बन्स। और जो इस पेरेंट चेन के बाहर चला गया, इट इज सेड टू बी, इसे कहते हैं साइड चेन, या इसी का नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इसी को आप सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का कार्बन होता है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता है इन नॉर्मल कंडीशंस। अब सवाल है, सर आपने नॉर्मल कंडीशन बोल दिया, क्या एबनॉर्मल कंडीशन में किसी सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड होता है? हाँ, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी एल्डिहाइड और कीटोन्स। कीटोन्स के तो हमेशा ही होते हैं, एल्डिहाइड्स कभी कभी एल्डिहाइड कीटोन्स के जो कार्बन्स होते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट होने के बाद भी पेरेंट चेन में इंक्लूड किए जाते हैं। कैसे? जब आगे आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैंने बोला जनरली साइड चेन का कार्बन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता, उसे पेरेंट चेन से क्या रखा जाता है? बाहर रखा जाता है। क्या आपको पेरेंट चेन समझ में आई है बेटा? क्या इससे लंबी कोई चेन आप ले सकते थे? नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया, आई वांट टू टेक सम मोर एग्जाम्पल। मैं इसे हटा के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं। आइए टेक सम मोर एग्जाम्पल। आइए थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे उसने बोला है कि CH2 डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 CH3। दिस वन इज द कंपाउंड। कह रहे बताइए पेरेंट चेन कौन सी होगी? सबसे पहले पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, पर फंक्शनल ग्रुप जरूर होनी चाहिए। इस कंपाउंड को देखिए, इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताइए कौन है? आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड एल्कीन। तो डबल बॉन्ड आपकी चेन में दोनों आने चाहिए। हम इधर गए, अब हमें नीचे जाना पड़ेगा ताकि दूसरा डबल बॉन्ड भी चेन में आए। लीजिए यहाँ खत्म हो गया, तो ये बनी है आपकी पेरेंट चेन। कार्बन भले ही इसमें कम है, लेकिन इस पेरेंट चेन की खास बात बेटा ये है कि इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप हैं और ये जो बच गई है ये है आपकी साइड चेन। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा? और देख लेते एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए जरा। अब वो एग्जांपल दे रहा है CH3 CH CH2 CH CH3 C2H5 एंड C2H5। कह रहे सेलेक्ट द पेरेंट चेन। तो चलिए भाई इसकी भी पेरेंट चेन देख ली जाए, कौन सी पेरेंट चेन आप सिलेक्ट करना पसंद करेंगे। तो आइए इसकी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली जाए। सबसे लंबी चेन, यदि मैं सीधे सीधे ले लूं तो 5 कार्बन से, लेकिन यदि मैं यहां से स्टार्ट करूं, देखिए ऐसे इधर जाऊं और ऐसे इधर जाऊं, लीजिए इस पेरेंट चेन को देखिए कितने कार्बन से? 2 3 4 5 और 2 7, और ये 2 क्या बची? साइड चेन। हमेशा पॉसिबल लॉन्गेस्ट ली है मैंने, तो ये आपकी कहलाएगी पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में आप गलती नहीं कर सकते। तो कितने कार्बन की चेन आई? 7 कार्बन की। इज दैट क्लियर? और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे उसने कहा CH3 CH CH2 CH CH2 CH3 COOH एक यहां और COOH एक यहां। ये कंपाउंड कहते हैं सेलेक्ट द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है आपको। एक बार फिर से देख लीजिए। अब जब हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे बेटा, तो हम किस बात पे ध्यान रखेंगे? पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन, पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जरूर होना चाहिए। सबसे सुपीरियर ग्रुप यहाँ COH है, तो दोनों COH पेरेंट चेन में आने चाहिए। तो मैं किसी एक COH से स्टार्ट करता हूं, इधर चलता हूं, लीजिए ये हो गई है आपकी पेरेंट चेन। देखिए कितने कार्बन्स? 1 2 3 4 5 कार्बन्स। और ये जो बच गई हैं, एक ये और एक ये जो गोलों में है, ये दोनों क्या बच गई हैं? साइड चेन्स। जबकि ये क्या बन गई है? पेरेंट चेन। तो पहली शर्त समझ में आ गई होगी कि हमारी पेरेंट चेन वो होती है जिसमें सभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आते हों। जहां तक संभव हो सबसे लंबी होनी चाहिए, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा आपको? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। कुछ और पेरेंट चेन्स के एग्जाम्पल देखना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी ज्ञान की बात, यानी इंपॉर्टेंट टिप के साथ। क्या है? ये कहता है
सपोज करिए किसी कंडीशन में इफ टू पेरेंट चेन्स है इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स, कहते हैं मान लीजिए दो पेरेंट चेन है या दो से ज्यादा है, उनमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, देन तो ऐसी कंडीशन में द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स इज टेकन एज प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जरा। सपोज करिए उसने आपको एग्जाम्पल दिया है CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH3 और यहां से आ जाइए CH, CH3, एक और CH3, CH, CH3, एक और CH3। ये कंपाउंड उसने आपको दिया है सपोज करिए, ठीक है। अब इसमें आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। मैं आपको इसमें पेरेंट चेन दिखा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर इस चेन पे नजर आ रही है, सीधी सी नजर आ रही है। बताइए हाउ मैनी कार्बन्स आर इन पेरेंट चेन? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स है, यस और नो। और इसमें दो सब्स्टिट्यूशन है, एक इस वाले कार्बन पर देखिए और एक इस वाले कार्बन पर, यानी कितनी साइड चेन्स है? 2 साइड चेन्स है और 8 कार्बन की पेरेंट चेन है, ठीक है। और कोई चेन देखते हैं जो इससे अच्छी हमें लगे? आइए और एक चेन देखते हैं। लुक हियर, फिर से एक चेन देखिए, व्हाइट कलर से बना रहा हूं। जरा इस व्हाइट वाली में भी देखिए कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम कार्बन्स। लेकिन इसमें साइड चेन देखिए कहां कहां है। क्या इस वाले कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूशन है? हाँ ये है। क्या इस कार्बन पर है? यस, इस पर भी है, देखिए ये रहा। और आगे बढ़िए, ये CH देखिए यहां भी सब्स्टिट्यूशन है। ये एक साइड चेन एथिल की है। नीचे आइए, यहां भी सब्स्टिट्यूशन है। ये एक मैथिल की चेन है। तो इसमें 8 कार्बन तो पेरेंट चेन में और साइड चेन कितनी है? 4। यदि साइड चेन ज्यादा है तो जो व्हाइट वाली चेन है, दिस व्हाइट चेन शुड बी टेकन एज पेरेंट चेन। ये व्हाइट वाली जो चेन होगी ये आपकी पेरेंट चेन होगी। रेड वाली स्ट्रेट चेन आपकी पेरेंट चेन नहीं होगी। ऐसा कोई नियम नहीं कि चेन सीधी होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। तो याद रखिए, हम उसे पेरेंट चेन लेंगे जिसमें सबसे पहले नंबर पर सबसे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हो, दूसरे नंबर पर वो पॉसिबल लॉन्गेस्ट होती हो, कंटिन्यूअस होती हो। तीसरी बात, यदि दो पेरेंट चेन्स में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स आ रहे हैं तो हम उस पेरेंट चेन को चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों, जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा से ज्यादा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है बेटा? कहीं कोई डाउट वाली बात? देख लीजिए, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको सिखाया है कि हम एक पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये तरीका होता है पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने का। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के बाद आइए आगे बढ़ जाते हैं। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया। अब दूसरे काम पे चलते हैं, रूल नंबर 2 पर। सेकंड में आपने क्या बोला था? आपने कहा था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के बाद हम करेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। हमेशा नंबरिंग किसकी करेंगे? पेरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट्स की कोई नंबरिंग अभी हम नहीं करेंगे, हालांकि आगे चल के कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स पे मैं सिखाऊंगा साइड चेन की नंबरिंग्स भी, पर अभी हम केवल पेरेंट चेन्स पर क्या देंगे? नंबर्स देंगे। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन्स, यानी पेरेंट चेन में जो कार्बन्स होते हैं उन कार्बन्स को नंबर्स दिए जाते हैं किसी एंड से। और क्या तरीका होता है नंबरिंग देने का? तो सुनिएगा, कहता है जो नंबरिंग है इज डन, इसे उस साइड से करेंगे फ्रॉम दैट साइड
numbering is done from that side from where? From where? जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप है, या कोई डबल बॉन्ड है, या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, और या कोई साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है, इट गेट मिनिमम नंबर और पोजीशन। इसे मिनिमम नंबर मिले या मिनिमम पोजीशन मिले। कैसे? देखिए कुछ ऐसे, जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूं, दिस वन इज द क्वेश्चन। आपने पहला काम क्या किया? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ये रही स्ट्रिंग। अब आप इस पे नंबर्स देना चाहते हैं बेटा, तो नंबर्स कैसे देंगे? अब देखिए ये क्या है आपकी, केवल इसमें साइड चेन, तो आप ऐसे नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की कि CH3 को मिलने वाला नंबर कम से कम हो, और किसी एंड से नंबरिंग करेंगे। तो एक एंड ये है, एक एंड यदि मैं इधर से नंबरिंग करूं तो बताइए इस CH3 को मिलने वाला नंबर क्या है? 2। किस नंबर पे है ये? 2 नंबर पे। और इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 किस नंबर पे आएगी? 3 नंबर पे। तो कम नंबर किधर से मिल रहा है? लेफ्ट साइड से। तो आप नंबरिंग किधर से प्रेफर करेंगे बेटा? लेफ्ट साइड से, जिधर से आपके सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन को मिलने वाला नंबर या पोजीशन मिनिमम। और एग्जांपल ले लो, जैसे CH3 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 CH2 CH CH3, इसे देखा जाए सी दिस कंपाउंड। सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, क्या मैं इसे पेरेंट चेन मान सकता हूं बेटा? ये हो गई। अब क्या करेंगे? दूसरा काम, इस पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे। आइए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। पहली नंबरिंग किधर से की है? राइट से। अब जब राइट से नंबरिंग की है तो बताइए सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन कौन कौन सी हैं? 1 2 3। जरा तीनों की पोजीशन बताइए। पहले को मिली है 2, फिर 4, फिर 4। ठीक है। अब इसी नंबरिंग को यदि मैं कहीं इस साइड से ना करके व्हाइट कलर से करके दिखा रहा हूं बेटा, इस साइड से करता 1 2 3 4 5। ठीक, तो बताइए नंबर क्या मिलेंगे? पहले मैथिल को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 4। क्या ठीक है? अब जरा बताइएगा, ये और ये तो सेम है, यहां 4 है, यहां 2 है, कौन सा नंबर कम है? 2 या 4? ये कम है। यदि ये कम है तो इसे प्रेफर्ड करेंगे, इसे नहीं। यानी हमारी नंबरिंग कौन सी सही है? पीली वाली की सफेद वाली? व्हाइट वाली। यानी ये नंबरिंग जो किस साइड से की गई है बेटा? लेफ्ट साइड से की गई है। दैट विल बी द करेक्ट नंबरिंग। ये नंबरिंग होगी बिल्कुल सही, और जो येलो वाली नंबरिंग है वो होगी गलत। कुछ समझ में आया? तो आपको टोटल देखने हैं जो जुड़े हुए। और कुछ लोग कहते हैं ना सम रूल, सबको जोड़ दीजिए, जहां सम कम आए वो नंबरिंग से। जोड़ना वोड़ना आपको नहीं भैया, आपको नंबर्स देखने हैं बस, केवल जोड़ने का कोई काम नहीं करना है। जो नंबर कम आएगा हमेशा वो जीतेगा, उसकी पोजीशन हमेशा याद रखिएगा। जिसकी पोजीशन कम होगी उसकी प्रायोरिटी हमेशा सबसे ज्यादा होगी। तो ये व्हाइट वाली नंबरिंग बिल्कुल ठीक है। अच्छे से देखिए, क्या समझ में आया है? टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स देखना चाहूंगा। जैसे उसने बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH। दिस वन इज द कंपाउंड। पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। लीजिए भैया, ये हो गई पेरेंट चेन। चलेगा, नंबरिंग करनी लेफ्ट और राइट दो साइड से, जिधर से बॉन्ड पास, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे, इधर से 1 नंबर पे। तो जिधर से बॉन्ड पास है मल्टीपल, हमेशा नंबरिंग उस साइड से करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट साइड से, क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है। इधर से देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आएगा। क्या सहमत है बेटा मेरी बात से? इतनी क्लियर? थोड़ा सा इसी में आइए आगे बढ़ जाते हैं। वो क्या कहता है? कहता है इफ, यदि functional group is present,
जो कि अभी तक आपको नजर नहीं आ रहा था। यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देन, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रायोरिटी होगी नंबरिंग की, प्रायोरिटी विल बी, वो प्रायोरिटी ये होगी कि पहले नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर जो प्रायोरिटीज होगी वो मल्टीपल बॉन्ड्स की होगी, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और तीसरी प्रायोरिटी साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की होगी। और इस मल्टीपल बॉन्ड के बारे में एक खास बात जान लीजिए कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं ये दो हैं, इसमें एक होता है कार्बन कार्बन डबल, एक होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल। तो कहते हैं जो डबल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी। कब? व्हेन सेम पोजीशन पर होंगे, व्हेन पोजीशंस आर सेम, पोजीशंस अलग अलग नहीं होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा जो मैंने बोर्ड पर लिखा है? यदि फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? हमेशा याद रखिए फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। कहते सर ऐसा क्यों कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा? इसके लिए आइए एक टिप सीखता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि आपको इतनी बात समझ में आई है बेटा? यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी का ऑर्डर ये होगा। आइए आगे बढ़ूं, इससे पहले एक एग्जाम्पल में इसका आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे सपोज करिए उसने ये एग्जाम्पल दिया, लीजिए दिस वन, तो ये हो गई आपकी पेरेंट चेन। अब जरा बताइए फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो OH किधर से पास है? लेफ्ट से कि राइट से? इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे आएगा बेटा, और इधर से करेंगे तो 3 नंबर पर आएगा। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इधर से पास है, इसलिए नंबरिंग इस साइड से की जाएगी हमेशा। तो पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की, उसके आगे डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड पर जाएंगे। क्या समझ में आई है बात? आइए, मैंने कहा था एक छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को भी देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहता है इफ 2 और मोर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो, 2 रेस्पेक्टिव ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन। कल 2 ग्रुप यदि सेम पोजीशन पर आते हैं देन, तो हमेशा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेटिकल। ये वो वाला अल्फा नहीं है, ALPH अल्फाबेटिकल मतलब ABCDEFG वाला ऑर्डर। देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज यूज्ड इन नंबरिंग। तो हमेशा नंबरिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर्ड करेंगे या अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे। कैसे? देखिए ऐसे, जैसे एग्जाम्पल्स लेता हूं कुछ। सपोज करिए ये आपको कोई एग्जाम्पल दिया गया था, पहला। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आएगा, तो सेम पोजीशंस आ रहे हैं। बताइए ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन। और आइन का पहला लेटर क्या है? वाई। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। और इन का पहला लेटर क्या है? ई। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है कि वाई? ABCD ई पहले आता है। यदि ई पहले आता है तो नंबरिंग ई वाली साइड से प्रेफर्ड होगी। लीजिए, दैट विल बी योर करेक्ट नंबर। क्या बात समझ में आई है? टेक फ्यू मोर एग्जांपल और देख लेते हैं। वो कह रहा है CH3 यहां लगाया है Cl और यहां लगाया है Br, और ये रही आपकी पेरेंट चेन। अब कह रहे बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? अब देखिएगा ध्यान से, इधर से करोगे तो ये 2 नंबर पे, इधर से करोगे तो Cl 2 नंबर पे। अब भैया Br ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो बताइए ब्रोमो पहले आएगा B या क्लोरो का C पहले आएगा? ब्रोमो का B। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रोमो का B पहले आए, पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा तभी जब दोनों ग्रुप की पोजीशन सेम हो। क्या बात समझ में आई है?
यदि पोजीशन सेम नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज नॉट यूज्ड। आइए टेक वन मोर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाना चाहूंगा, एक नजर डाल लीजिए कहीं कोई डाउट वाली बात हो, नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3 I'm taking ethyl here and I'm taking a methyl here। पूछा गया सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, लंबी सी ये रही, किसी को डाउट हो बताए भाई। अब देखिए एक है मेथिल इधर से 3 नंबर पर, एक है एथिल इधर से 3 नंबर पर, तो इधर से एथिल 3 नंबर पर है और इधर से करोगे तो मेथिल 3 नंबर पर है। तो अल्फाबेट्स में मेथिल का M देखेंगे, एथिल का E देखेंगे। क्या बात समझ में आई है बेटा? तो एथिल का E पहले आएगा कि मेथिल का M? एथिल का E पहले आएगा, तो नंबरिंग लीजिए यहां से की जाएगी। आइए इसी को दोबारा से लिख के दिखाता हूं, टेक वन मोर एग्जांपल, बिल्कुल सेम। CH3 CH2 CH2 CH CH2 and CH3, I am taking a C2H5 here and I am taking CH3 and CH3। अब कह रहा है जरा इसके बारे में कुछ बता दीजिए। पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पूछ रहा है नंबरिंग बताइए भाई किधर से करेंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज है देखिए नंबरिंग करने की। पहली मैं इधर से करूं, 1 2 3 4 5 6 7। यदि मैंने की तो बताइए साइड चेन मेथिल की पोजीशन क्या आएगी? 3, और एथिल की क्या आएगी? 5। क्या ये पोजीशंस आएंगे बेटा? मैंने पोजीशंस में किसे लिया है? मेथिल्स को और एथिल्स को। ये तो पहला पोजीशन। आइए दूसरी एक और नंबरिंग देखना चाहूंगा, जरा कलर चेंज कर लेता हूं और अब नंबरिंग कर रहा हूं इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बताइए पोजीशन। तो पोजीशन देखिए नीचे से एथिल की पोजीशन आई है 3, मेथिल की आई है 5, दूसरे मेथिल की आई है 5। मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज नहीं करूंगा क्योंकि नंबर सेम नहीं है। यदि नंबर सेम आते तो मैं अल्फाबेटिकल देखता। ये 3 बराबर हो गए, ऊपर 3 है नीचे 5 है, भाई कौन जीता? 3 के 5, 3 वाला कम होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन सी नंबरिंग सही है? ये वाली नंबरिंग सही है। कौन सी नंबरिंग गलत है? ये वाली नंबरिंग गलत है। पहले नंबर्स देखते हैं। When numbers are same, जब नंबर सेम होते हैं तब देखा जाएगा हमेशा क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये नहीं कि पहले ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लिया, पहले नंबरिंग देख लीजिए कहीं डाउट हुआ। क्लियर है? टेक वन मोर एग्जांपल समझने के लिए। मैं 1 मिनट छोड़ देता हूं, आपको बनाने में टाइम लग रहा हो, मैंने कुछ सेकंड्स दिए, बनाइए आप इसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसने एग्जाम्पल दिया है इस बार आपको, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH CH3। दिस वन इज द क्वेश्चन। फिर से देखिए एक एग्जाम्पल और दे रहा है वो आपको, CH2 डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। दिस वन इज द कंपाउंड। इन कंपाउंड में पूछ रहा है कि आप बस केवल नंबरिंग करके दोनों में बता दीजिए। की जाए भाई, तो पहले ऊपर में एक पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली जाए, मेरे हिसाब से ये रही पेरेंट चेन, और नीचे भी एक पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली जाए, ये रही पेरेंट चेन। पक्का? अब ऊपर आइए। यदि मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा, और इधर से करूंगा तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। तो पोजीशन सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट। यदि पोजीशन सेम नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज नहीं होगा, यानी नंबरिंग होगी ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से।
डबल बॉन्ड की तरफ से नहीं। हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी तब ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से जब दोनों की पोजीशंस आर सेम, जब रेस्पेक्टिव पोजीशन दोनों की कैसी है, सेम है, तब, अदरवाइज ऐसा नहीं करते। चलिए नीचे वाले में आइए। अब देखिए यदि मैं नंबरिंग नीचे से करूं, क्योंकि एक नंबर पे डबल बॉन्ड यहां से भी, एक नंबर पे यहां से भी, तो यहां डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है। जब डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है तो आप इसे देखिए, जिसे साइड चेन करें, ये किधर से पास है, तो ये कहां से पास है, ऊपर से 2 नंबर पे आएगी और नीचे से करोगे तो 3 नंबर पे आएगी। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिले और साइड चेन को भी कम नंबर मिले। तो नंबरिंग मैंने इस साइड से की है। क्या आपको बेटा समझ में आ रहा है? पक्का? और एग्जाम्पल लें, इसे हटाऊं और एग्जाम्पल लेता हूं, नजर डाल लीजिए, फिर मैं हटाता हूं। चलिए टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। बॉन्ड लाइन नोटेशन तो आपको अब आ ही गया था। जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये एक और डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस डबल बॉन्ड को देखें, कलर बदल दो जरा, इस डबल बॉन्ड को देखिए और इस ट्रिपल बॉन्ड को देखिए, दोनों सेम पोजीशन पर हैं 1 1 पर। लेकिन यदि मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 4 नंबर पे आ रहा है। देखिए दूसरा डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, ठीक है। और यदि इसी 4 नंबर को थोड़ी सी देर के लिए मैं हटा दूं, ठीक, अब मैं नंबरिंग को दूसरी साइड से करूं, जरा कलर बदल लेता हूं बेटा, दूसरी साइड से करूं, इस साइड से, तो देखिएगा 1 2 3 4। अब ये डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। तो ऐसी कंडीशन में जब इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है तो हम किसे देख रहे हैं, अब इस वाले को भी तो देखेंगे, डबल बॉन्ड। तो अब की नंबरिंग डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से होगी। कहते सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम नंबर लिखेंगे सारे के सारे। तो जब येलो वाला नंबर लिखेंगे तो ये पूरी नंबरिंग कर देता हूं, 5 6 7। जरा येलो वाले नंबर्स देखिएगा, तो पहला कहां पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, 3 पे, और अगला डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, 6 पर। ये नंबर्स है। अब जरा पिंक वाली नंबरिंग पर नजर डालिए, पहला डबल बॉन्ड आ रहा है 1 नंबर पे, दूसरा डबल बॉन्ड 4 नंबर पे, ट्रिपल बॉन्ड 6 नंबर पे। 1 और 1 तो सेम है, और इन दोनों को देखिए कौन सा नंबर्स कम है, ऊपर वाला। तो पहले आप नंबर देखिए, यदि नंबर सेम आ रहे हैं तो अल्फाबेट लगाएंगे, वरना अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। बड़ी बेसिक सी बातें हैं बेटा, ये आपको आनी चाहिए। तो हमेशा पहले नंबर देखिए, 1 1 सेम हो गया, आगे बढ़ जाइए। 3 और 4 में कौन छोटा है, 3। जो छोटा है उसे मैंने प्रोवाइड किया, इसलिए नंबरिंग ऊपर वाली बिल्कुल ठीक। आइए एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल लेता हूं जो सारी चीजों को बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर कर देगा। एक ऐसी रिंग लेता हूं और यहां जोड़ता हूं कुछ चीजें, यहां लगाया है F, यहां लगाया है BR, यहां लगाया है CL और यहां लगाया है I। अब इसमें जो आपकी पेरेंट चेन है बेटा, वो पेरेंट चेन है रिंग, क्योंकि कार्बन्स की रिंग बनी है। अब इस रिंग पे नंबर्स दे रहे हैं, देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज। मैं नंबरिंग CL से भी शुरू कर सकता हूं, F से भी। CL से शुरू करो, व्हाइट कलर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। जो व्हाइट कलर्स के नंबर्स हैं उनको यहां लिख देता हूं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, पक्का। ये पहला व्हाइट वाला। कलर्स चेंज करता हूं, व्हाइट के बाद येलो से देखूंगा, ठीक है। चलिए भाई, आप कहेंगे सर हम F को नंबर पहला देना चाहते हैं, दे देते हैं भाई। पहला F, दूसरा BR, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। येलो वाले पे नंबर्स क्या हैं जरा बताइए। येलो वाले पे नंबर्स आए हैं 1 पर F, 2 पर BR, 3 पर CL, 5 पर I। यस और नो? सही है, देख लीजिए। ठीक, चलिए एक और कलर लेना चाहूंगा। दिस टाइम आई एम टेकिंग
कौन सा कलर लिया जाए भाई? पिंक नहीं ले रहा हूँ, व्हाइट ले चुका हूँ, तो रेड ले लूँ। चलिए रेड लेता हूँ, थोड़ा हल्का आएगा पर देख के काम चलाइएगा। अब आपको लग रहा होगा सर पहला नंबर आपको बी आर को देना चाहिए था, दे दिया भाई। दूसरा किसे दूं? सी एल को देना चाहिए शायद। तीसरा किसे दूं? चौथा किसे दूं? पांचवा किसे दूं? और छठा किसे दूं? मैंने अलग अलग कलर इसीलिए यूज किए। अब जरा रेड कलर पे देखिएगा, 1 नंबर पे बी आर है, 2 नंबर पे सी एल है, 4 नंबर पे आई है और 6 नंबर पे एफ है। कंपेयर करें, चलो भाई शुरू कर। पहला 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 सही है, दूसरा 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 सही है, तीसरा तीसरा, यहां चौथा आया तो ये तो हो गया गलत। ऊपर आ जा, 3 3 5 5। ध्यान से देखिए, ये नंबर्स और ये नंबर्स बिल्कुल सेम है। यदि सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। कैसे? व्हाइट वाले में 1 नंबर पे कौन है? Cl यानी क्लोरो का C, और येलो वाले में 1 नंबर पे कौन है? फ्लोरो का F। अब आप बताइए A B C D में C पहले आता है कि F? A B C आ गया, D E F बाद में आया, तो क्योंकि नंबरिंग सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होगा। 1 नंबर पे जहां लोअर अल्फाबेट आएगा, C आएगा वो सही, 1 पे जहां F आएगा वो गलत। बाकी तो सारे सेम आएंगे। 2 पर बी आर दोनों में ही आ रहा है, येलो में भी और व्हाइट में भी। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट? तो जब नंबर्स बिल्कुल सेम आए हैं तो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर किया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, मैं समझता हूं आएंगे भी नहीं इतने कठिन एग्जाम्पल्स कोर्स एग्जाम में आपके, केवल समझने के लिए मैंने इसीलिए डिफरेंट कलर्स यूज किए ताकि आप इसे आसानी से देख सकें। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? कैसे नंबर किया है? तो मैंने पहला नंबर Cl को दिया, इसलिए दिया क्योंकि Cl अल्फाबेट पहले आया। क्योंकि Br को मैंने पहला नंबर लेके देखा, तो देखिए रेड वाले में जब मैंने Br को पहला नंबर दिया था तो जो नंबर्स आए थे वो हायर साइड में चले गए थे और हमें नंबर लोअर साइड में चाहिए थे, इसलिए ये नंबरिंग हमारी गलत थी। क्लियर है एग्जाम्पल? एक नजर डाल लीजिए, डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं हटा देता हूं। ये थी नंबरिंग की बात भाई। तो नंबरिंग कैसे की जाती है मैंने आपको ये बातें बताई। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सारी चीजें प्रेजेंट हो, किस तरह से हम नंबर्स देते हैं, कि आपको ये बात क्लियर हुई है। आइए एक आध एग्जाम्पल और ले लेता हूं। सपोज करिए कि वो आपसे क्वेश्चन कहता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2Br। दिस वन इज द एग्जाम्पल। पहला काम है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ले लीजिए भाई, ये हो गई आपकी पेरेंट चेन। अब ये बताइए, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने तो हमेशा ये पढ़ा है कि जो Br ग्रुप होता है ये वाला, ये कैसा ग्रुप है? सब्स्टिट्यूएंट। और यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम होती है। यानी नंबरिंग हम किधर से पसंद करेंगे? उस तरफ से करना जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा हमेशा, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से कैसी है? ज्यादा। तो ये है बॉस रूल ऑफ नंबरिंग। आइए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। यहां उसने OH लगाया है, यहां उसने डबल बॉन्ड लगाया है, यहां इसने C2H5 लगाया है और कह रहा है कि 5 कार्बन की रिंग पेरेंट चेन है, तो नंबरिंग किस कार्बन से होगी? तो बता भाई, नंबरिंग करने के लिए हमेशा प्रायोरिटी किसे देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप कहां जुड़ा है? यहां पर OH, तो पहला नंबर। अब कौन बचा? एक डबल बॉन्ड है और एक ये है। तो बताइए डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कि सब्स्टिट्यूएंट की? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की। तो अब किधर जाएंगे? इधर। और सबसे लास्ट में आएंगे कहां पर? यहां पर, जिसे आप साइड चेन करें। सहमत हैं? तो पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद बात करते हैं किसकी? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्लियर? लीजिए, 2 काम हो गए। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन भी हो गया, उसकी नंबरिंग भी हो गया। सबसे लास्ट काम पे आ जाते हैं। अब आती है बात नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम लिखना है, यह आपका सबसे लास्ट काम है, तीसरा। अब देखिए, नाम लिखना सीखते हैं 2 मिनट। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसका आप नाम लिखने जा रहे हैं,
इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जरा ये बताइए आपने क्या क्या चीजें देखी। इसमें एक तो आपने देखी है क्या, पीसी यानी पेरेंट चेन। दूसरा आपने इसमें क्या देखा है, आपने इसमें फंक्शनल ग्रुप देखे हैं। तीसरे नंबर पर आपने इसमें क्या देखी है, आपने इसमें साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स देखे। 3 चीजें आपने देखी हैं। तो तीनों के नाम आपको लिखने आने चाहिए। तो एक एक नाम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे किसके नाम, पेरेंट चेन। फिर हम सीखेंगे किसके नाम, फंक्शनल ग्रुप के, और उसी के अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी उठा लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर नेमिंग सीखते हैं किसकी, नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। जरा ये बताइए कि पेरेंट चेन क्या है और किससे मिलकर बनी है। तो मुझे याद पड़ता है पेरेंट चेन कार्बन एटम्स की चेन होती है, और कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट होता था, मैंने आपको बताया था। बगैर कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। तो कार्बन उस पेड़ की यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जड़ होता था। इसीलिए कार्बन्स के लिए हमेशा हम इस्तेमाल करते थे क्या, रूट वर्ड। यानी जो पेरेंट चेन का नाम होगा उसे क्या कहेंगे, रूट वर्ड। और इस रूट वर्ड को केमिस्ट्री में हमने क्या नाम दिया था, याद है, ALKL। कुछ ऐसे। यदि आपकी पेरेंट चेन में 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है एथ, 4 कार्बन है ब्यूट, 7 कार्बन है हेप्ट, 10 कार्बन है डेक, 12 कार्बन है डोडेक, 8 कार्बन है ऑक्ट। ऐसे करके पेरेंट चेन को नाम दिए जा सकते हैं। मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं, 1 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, एथ। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोप। 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन की चेन को यहाँ एम नहीं बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन की चेन को हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन की चेन को हेप्ट बोलेंगे। 8 कार्बन की चेन को ऑक्ट बोलेंगे। 9 कार्बन की चेन को नॉन बोलेंगे। 10 कार्बन की चेन को डेक बोलेंगे। 11 को अनडेक, 12 को डूडेक, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। ऐसे करके हम पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे। नेमिंग पेरेंट चेन के बाद आती है फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे की जाती है, आइए जरा फंक्शनल ग्रुप के नाम की भी बात करें। सुनिए, यदि हमसे कहा जाए नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताइए, तो याद रखिए किसी फंक्शनल ग्रुप के हमारे पास 2 तरीके से नाम लिखे जाते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं सफिक्स नेम, और दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स नेम। सबसे पहले बात कर लेते हैं सफिक्स नेम। तो सफिक्स की खास बात यह है कि यह हमेशा यूज्ड आफ्टर द रूट वर्ड, यानी इसे रूट वर्ड के राइट हैंड साइड या आफ्टर, बाद में लिखा जाता है। दुनिया में किसी सफिक्स नाम को कभी भी रूट वर्ड के पहले नहीं लिखा जा सकता, पहली बात। अब ये जो सफिक्स है बेटा, ये 2 तरह के सफिक्सेस हमें बताए जाते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, शॉर्ट में आप इसे PS पढ़ देते हैं, प्राइमरी सफिक्स। व्हाट इज द प्राइमरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स वो होता है विच इन्फॉर्म्स अबाउट, ये आपको इन्फॉर्म करता है अबाउट द टाइप, about the type of bonding between carbons in parent chain। कि पेरेंट चेन में जो कार्बन्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कार्बन और कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इसका प्राइमरी सफिक्स होता है एन, एल्केन। यदि डबल बॉन्ड है तो इसका प्राइमरी सफिक्स होता है इन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका प्राइमरी सफिक्स होता है आई। कहते हैं सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो इन आइन, दोनों हो सकते हैं। तो यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन।
ये कहलाते हैं पीएस यानी प्राइमरी सफिक्स। सबसे पहले नंबर पर ये हमें जानकारी दे रहे हैं कि हमारी जो पेरेंट चेन है उस पेरेंट चेन में कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, ये प्राइमरी सफिक्स बताते हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं, प्राइमरी के बाद आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। जरा एक नजर डाल लीजिए तो मैं इसे हटा दो। चलिए आइए, ये तो थे प्राइमरी। प्राइमरी के बाद दूसरे सफिक्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स। नाउ व्हाट इज अ सेकेंडरी सफिक्स? सेकेंडरी सफिक्स क्या चीज होती है? कहते हैं जो सेकेंडरी सफिक्स है, पहली बात वन ऑन, ये केवल एक होता है, एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होते। और ये किसके बारे में बताता है? सुनिए, इट इन्फॉर्म्स अबाउट द मेन या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, ये उसकी जानकारी देता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। यानी सेकेंडरी सफिक्स केवल किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए। यानी एक कोई फंक्शनल ग्रुप होता होगा जिसे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते होंगे, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम इस सेकेंडरी सफिक्स को। कौन से हैं सेकेंडरी सफिक्स? मिलेंगे इनसे भी। चलिए, प्राइमरी सफिक्स हो गए, सेकेंडरी हो गए, एक चीज और बची है, उससे भी मिलना चाहूंगा, प्रीफिक्स। देख, नाम से ही पता चल रहा है, प्री का मतलब ही होता है जो पहले लगते हैं, तो इसका मतलब हमेशा याद रखिए, यदि कोई प्रीफिक्स है तो यूज्ड बिफोर द रूट वर्ड ऑलवेज। हमेशा प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले यानी लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। दूसरी बात, ये किसके बारे में बताते हैं? कहते हैं प्रीफिक्स जो होते हैं ये इन्फॉर्म करते हैं, इट इन्फॉर्म्स अबाउट द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन से हैं। इसका मतलब ये है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है हम उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स को। तो जिस किसी ग्रुप का भी प्रीफिक्स इस्तेमाल किया गया होगा वो ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, और जिसका सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल किया गया होगा वो आपका हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो रिमेंबर, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का है उसके लिए हमेशा यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इसके अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रीफिक्सेस। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके लिए जनरली सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। कहते सर क्या इनके प्रीफिक्स नहीं होते? होते हैं, पर इनके प्रीफिक्स तब इस्तेमाल होंगे जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। लेकिन जब तक ये पेरेंट चेन में आ रहा है, मैंने आपको बताया था प्राइमरी सफिक्स क्या है, पेरेंट चेन के अंदर जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है। यदि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उनके प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन यूज करेंगे। लेकिन कल यदि कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड यदि पेरेंट चेन के बाहर चला जाता है और सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, मान लीजिए किसी कंडीशंस में, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए इस्तेमाल हमेशा हम किसे करेंगे बेटा? प्रीफिक्स को इस्तेमाल करेंगे, कभी भी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है, सर ये सफिक्स या प्रीफिक्स क्या हमें लर्न करने पड़ेंगे? बिल्कुल, हमारे पास ढेर सारे सफिक्स और प्रीफिक्स हैं, पूरी लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप्स की, मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूं। आइए थोड़े से सफिक्स और प्रीफिक्स से मिलाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं जो लिखूंगा ये होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद मैं लिखूंगा सबसे पहले इसका कौन सा नाम? सफिक्स में, और सफिक्स के बगल में ही मैं यहां पर इसी फंक्शनल ग्रुप का एक नाम और लिखूंगा, विच इज कॉल्ड प्रीफिक्स। ठीक,
चलिए शुरुआत करते हैं फंक्शनल ग्रुप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। यदि सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स एन होगा, डबल है तो इन होगा, ट्रिपल है तो आइन होगा, और ये तीनों के तीनों सफिक्स कहलाते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। अब इनके प्रीफिक्स की बात कर लीजिए। जनरली या नॉर्मली इनके कोई प्रीफिक्सेस नहीं, ये तो नॉर्मल बात है कि नॉर्मली इनके प्रीफिक्स नहीं होते, पर हाँ एबनॉर्मली कभी इनके प्रीफिक्स की जरूरत पड़े तो कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड का प्रीफिक्स हमेशा होता है एल्काइल, डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स हमेशा होता है एल्कीनाइल, और ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स हमेशा होता है एल्काइनाइल। ये तब इस्तेमाल किए जाएंगे जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स में आएंगे, यानी जब आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट चेन में नहीं, पेरेंट चेन के बाहर होगा तो हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम इन्हें इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। जनरली हम इन्हें अवॉइड करेंगे, इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी मजबूरी बन जाएगी तो हम इसको इस्तेमाल करना भी सीखेंगे कि कैसे इन्हें इस्तेमाल किया जाए। क्या बात समझ में आई है बेटा? आइए मिलते हैं और थोड़े से फंक्शनल ग्रुप से। इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो है OH। यदि हम इसके सफिक्स की बात करें तो सफिक्स है ऑल, और इसके प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। अब सवाल है सर हम इस्तेमाल करेंगे किसे, हाइड्रोक्सी को कि ऑल को? तो समझना, यदि OH आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यानी इससे बड़ा, इससे ज्यादा ऊपर, इससे ज्यादा सुपीरियर का कोई ग्रुप नहीं है, तो आप इसका सफिक्स यूज करेंगे। और यदि ये सबसे प्रिंसिपल ग्रुप नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और सब्स्टिट्यूएंट का आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। कब और कैसे ये तो नेमिंग सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। आइए आगे बढ़ जाते हैं। OH के बाद बात कर देते हैं किसकी, इस ग्रुप की, इट इज NH2। यदि ये सफिक्स एमाइन रखता है तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल ग्रुप है, और यदि ये प्रिंसिपल नहीं है तो इसका प्रीफिक्स होता है एमाइनो या एमिनो। इसी तरह से आ जाइए, यह है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो सफिक्स है वो ALL होता है, लेकिन इसके प्रीफिक्स दो होते हैं, एक ऑक्सो और एक फॉर्माइल। ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों आपको याद रखने हैं और दोनों का इस्तेमाल भी सीखना है। यानी CHO यदि सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो कब ऑक्सो यूज करना है, कब फॉर्माइल यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये हम सीखेंगे आगे, ठीक। लेकिन हाँ दो होते हैं, एक ऑक्सो और एक फॉर्माइल। लीजिए यह है एल्डिहाइड। इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। एक होता है CN, साइनाइड। इसका सफिक्स नेम होता है नाइट्राइल। क्या नाम है बेटा? नाइट्राइल। और यदि हम इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे कभी तो इसका प्रीफिक्स नेम होता है साइनाइड। थोड़े से फंक्शन ग्रुप हैं, उनके सफिक्स लिखे हैं, उनके प्रीफिक्स लिखे हैं, और थोड़े से फंक्शन ग्रुप्स लिखना चाहूंगा, लेकिन एक नजर डाल लीजिए। यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो इनको जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखना चाहें लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं पहले लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप, याद रखिए ये रहा फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कीटोन कहते हैं, RR। यदि इसका सफिक्स लिखें तो इसका सफिक्स होता है ONE, पर वन नहीं, ऑन प्रोनाउंस करते हैं, कीटोन, नॉट कीट वन, ऐसे नहीं, कीटोन। तो कीटोन प्रोनाउंस करेंगे ONE को ऑन। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आइदर कीटो और ऑक्सो। यानी इसके भी दो प्रीफिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब किसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीखेंगे। चलिए कीटोन के बाद आगे बढ़ जाते हैं। इससे मिलते हैं SH, थायो एल्कोहल। सफिक्स होता है थायोल और प्रीफिक्स होता है बेटा इसका मरकैप्टो। इट इज मरकैप्टो। कुछ लोग थायोक्सी भी पढ़ते हैं, बट अपन मरकैप्टो सीखें। मरकैप्टो मैंने आपको बताया था, मरकरी को कैप्चर करने वाला मरकैप्टो ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। COOH, सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स होता है ओइक एसिड और प्रीफिक्स बहुत कम इस्तेमाल होता है, पर जब भी इस्तेमाल होता है कार्बोक्सी, ये इसका प्रीफिक्स होता है। इसी तरह से एसिड के डेरिवेटिव ले लें, COCl एसिड क्लोराइड। सफिक्स नेम होता है ऑयल क्लोराइड और प्रीफिक्स होता है क्लोरो फॉर्माइल।
अब देखिए इसे क्लोरोफॉर्माइल क्यों कहा गया, आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने CHO एल्डिहाइड का नाम फॉर्माइल पढ़ाया था। अब इस फॉर्माइल से मैंने H हटा दिया और H हटा के क्या लगा दिया, Cl, तो नाम हो गया क्लोरोफॉर्माइल। तो इसलिए इसका नाम हो गया है क्लोरोफॉर्माइल, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्माइल ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, CONH2। CONH2 का नाम होता है एमाइड, इट इज द सफिक्स, और इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामॉइल। कार्बामॉइल ये इसका प्रीफिक्स होता है। इसी तरह से COOR एस्टर, इसका सफिक्स होता है बेटा O1, O1। और जब इसके प्रीफिक्स की बात करें तो दो होते हैं, पर मैं पहले एक से मिलता हूं। इसका नाम है एल्कॉक्सी, इसका नाम OR का, और CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो नाम हो गया एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये पूरा एक है भैया, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, या कुछ लोग इसे कार्ब एल्कॉक्सी भी पढ़ते हैं। मैं ज्यादा पसंद करूंगा इसे। कौन है ये, एस्टर। क्या समझ में आया है? इसी तरह से SO3H सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स होता है बेटा सल्फो। इसी तरह से NC सफिक्स है आइसोनाइट्राइल। हालांकि ISC बोर्ड में इसे कार्बिल एमीन लिखा जाता था, इसी की रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन बनती थी, और प्रीफिक्स इसका आइसोसाइनो की बजाय हम इस्तेमाल करते हैं कार्बिल एमीनो। पुराने जमाने में आइसोसाइनो का इस्तेमाल भी होता था, कभी कभी किताबों में अब भी आइसोसाइनो मिल जाता है। तो ये आपके पास है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स अपने सफिक्स नेम्स और प्रीफिक्स के साथ। पर कुछ इनके अलावा ऐसे भी ग्रुप हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही इस्तेमाल होते हैं, वो कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह इस्तेमाल ही नहीं होते। मतलब उनके नामों में हमेशा कौन सा नाम इस्तेमाल होता है, प्रीफिक्स, कभी सफिक्स यूज ही नहीं होता। वो कौन है, उनसे मिलना चाहता हूं। आइए उनसे भी मिलके देखते हैं। देखिए ये आपको याद रखने हैं बेटा, तो इसमें कुछ समझाने के लिए बहुत नहीं, जस्ट लर्न इट, इन्हें याद रखिए आप। आइए अब मैं यहाँ पे आपको मिलाता हूं कुछ SFG यानी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप से, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके प्रीफिक्स तो होंगे बट दे डजंट हैव सफिक्स, पर इनके सफिक्स नाम नहीं होते। कौन है ये, मिलते। जैसे सबसे पहले नंबर पे NO2 ग्रुप, इसका प्रीफिक्स होता है नाइट्रो बट हैव नो सफिक्स, इसका कोई सफिक्स नहीं है। इसी तरह से OR ईथर, इसका सफिक्स है प्रीफिक्स है एल्कॉक्सी, पर इसका कोई सफिक्स नहीं होता है। इसी तरह से R इट इज कॉल्ड एल्काइल, एल्काइल, इसका कोई सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं एल्काइल ग्रुप को। इसके अलावा होता है हेलो, X इज कॉल्ड हेलो। Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, F है तो फ्लोरो। इसी तरह से एक होता है ईथर जो इस तरह से रिंग बनाता है कार्बन्स के साथ, इसका भी प्रीफिक्स होता है एपॉक्सी। क्या बोलते हैं, एपॉक्सी। इतने ग्रुप का नाम होता है एपॉक्सी। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके कभी भी सफिक्स इस्तेमाल नहीं होते, हमेशा इनके प्रीफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑलवेज। क्लियर? आइए इस R से जरूर मिलना चाहूंगा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। सुनिएगा कैसे बनता है, देखिएगा। RH क्या है, एक एल्केन है। कल हो सकता है एल्केन की जगह एल्कीन हो जाए, कल हो सकता है एल्कीन ना होकर एल्काइन हो जाए, और आपको बस एक काम करना है, इनमें से -H करने हैं सबसे, और जैसे आप इन सबसे -H करेंगे तो इनके नाम बन जाएंगे एल्काइल। कैसे? इसका नाम होगा एल्काइल, एल्केन से, और इसका नाम होगा एल्कीनाइल, इसका नाम होगा एल्काइनाइल। सर क्या एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं? बड़े आसान है, देखिए कैसे। सपोज करिए आपने एल्केन ली है कोई, ये, इससे एक H हटाइए, क्या बनेगा? एल्केन है बेटा। इससे एक H हटा दीजिए, क्या बनेगा? और एक बॉन्ड हो गया फ्री। तो ये एथेन थी, तो एथेन से क्या बना? इथाइल।
इसी तरह से मान लो कल एथिलीन होती, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, एथिलीन है तो कैन आई राइट है एथीन, और इससे मैंने एक H हटा दिया, हटा दूं, देखिएगा कैसे हटा रहा हूं, एक H हटा दिया और H हटते ही ये बॉन्ड फ्री कर दिया। कहते इसका नाम क्या होगा, तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये बन जाएगा एथिनाइल। क्या बन गया, एथिनाइल। इसी तरह से बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे एक H हटा दिया तो एथ, 2 कार्बन YnYl, क्या नाम हो गया, एथिनाइल की जगह इथाइनाइल, एथिनाइल इथाइनाइल इथाइल। तो इस तरह से हम कभी कभी इनके भी बना लेते हैं प्रीफिक्सेस, ये मैंने आपको सिखाए, हालांकि इनका इस्तेमाल बहुत रेयर होता है, बस मैंने आपको बना के दिखा दिया। लीजिए सफिक्स आप सीख गए, प्रीफिक्स आप सीख गए, फंक्शन ग्रुप का नाम भी सीख लिया, पेरेंट चेन का नाम भी सीख लिया, बस अब हमें लिखना है क्या, नेम। चलिए आप इतना तैयार करिए, नेमिंग सीखेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। देखिए भाई, एक क्लास आपकी और आएगी यूट्यूब पर, इसके बाद आपकी क्लासेस ऐप पर आएंगी। और सवाल उठता है सर ऐप हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, के सिंह इन्फिनिटी का नाम डालेंगे अपने आप ऐप आ जाएगा गूगल पे, ठीक। लेकिन हाँ, उसमें वीडियोस वही लोग देख पाएंगे जिनके एडमिशन्स हो जाएंगे। एडमिशन कराने के लिए मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर दिया था, आप उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे सकता हूं, IFSC कोड दे दूंगा बेटा, उसमें आपको RTGS कराने पड़ेंगे अमाउंट्स। जैसे आप RTGS कराएंगे मेरे पास उसका मैसेज आएगा, आप मुझे उसका फ़ोटो खींच के भेजेंगे, मैं तुरंत आपके लिए ऐप ओपन कर दूंगा, आपको एक पासवर्ड नंबर दे दूंगा, जो भी आपको देना होगा, आपकी ID डाल दूंगा और आपको वीडियो अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? आज केवल यहाँ तक, अगली क्लास में मैं इसी नामी नेमिंग को सिखाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।